गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ेंगे। तो समास में देखिए, सबसे पहले समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक जो शब्द मिलकर के एक नवीन शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। समास और संधि दोनों में एक परिवर्तन ये है कि जब हम संधि करते हैं तो वहाँ जो दो वर्ण आपस में मिलते हैं उन वर्णों के बीच में विकार आ जाता है, लेकिन समास में ऐसा नहीं है। समास उससे अलग है, इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिला दिया जाता है और कई बार उसमें बीच में जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुव्रीहि और अगला है कर्मधारय। सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब मुख्य होता है, और उसके अलावा इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है कि न व्यय इति अव्यय, ऐसे शब्द जो किसी भी लिंग में, किसी भी लकार में, किसी भी वचन में एज इट इज वैसे के वैसे रहते हैं, उसमें कोई लिंग वचन लकार के कारण या क्रिया के कारण, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। तो इसमें पहला शब्द जो होता है वो अव्यय होता है और इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अव्यय शब्द है यथा, प्रति, इस प्रकार के जो शब्द है, शीघ्र, ये सब अव्यय शब्द है। इसमें देखिए यथा मति, तो मति के अनुसार, इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह मतलब समास के शब्दों को अलग अलग करना। यथा मति, मति के अनुसार। आमरण, आमरण में आ जो है अव्यय शब्द है। तो मृत्यु कर, न इनमें यथा और आ जो है, इनमें क्या है? यथा और आ जो है अव्यय शब्द है। अगला है अव्ययी भाव की पहचान। अव्ययी भाव समास की हम पहचान कैसे करेंगे? इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और उसके अलावा पहला पद अव्यय होता है और मिलकर के दोनों पद जो है वो अव्यय पद बन जाता है। जो समस्त पद है, समस्त पद मतलब जो पूरा पद है वो मिलकर के अव्यय बन जाता है। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, जैसे ऊपर के समस्त शब्द है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी मतलब कारक चिन्ह भी नहीं लगता। उदाहरण, आजीवन मतलब जीवन पर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब ऐसा समास जिसमें बाद का पद जो है, सेकंड जो शब्द है वो प्रधान हो, पद मतलब पीछे वाला जो अंश है उसका वो प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, इसमें तुलसीदास कृत, जो तुलसीदास कृत है तो इसमें उत्तर पद प्रधान है, मतलब कृत पद प्रधान है, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कबीर कृत कर सकते हैं उसको, तो हमने जो उसके राइटर है उसको तो हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब वो प्रधान नहीं थे, तो हमने कबीर कृत कर सकते हैं या रविदास कृत कर सकते हैं, रैदास कृत कर सकते हैं। तो मेन जो उत्तर पद इसमें प्रधान था, आगे का नाम हम चेंज कर सकते हैं, तो जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। और इसके अलावा इसमें तत्पुरुष समास में विभक्ति के अनुसार मतलब कारक चिन्ह के अनुसार इसके अलग अलग भेद होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं,
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की अधिकरण में पर। तो जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं उनके अकॉर्डिंग कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो उदाहरण गिरह को गिरह कट मतलब गिरह को काटने वाला, तो कारक चिन्ह क्या आ गया, को कारक चिन्ह इसमें आया। कारक चिन्ह इसमें क्या आया, को कारक चिन्ह इसमें आया। जैसे देखिए को कारक चिन्ह इसमें आया यहाँ पर। ऐसे ही करण कारक, उदाहरण मन चाहा, मन से चाहा, तो इसमें बीच में से आया है, मतलब इसमें तृतीया तत्पुरुष भी कह सकते हैं इसको, और करण तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब इसमें के लिए बीच में आया, मतलब इसमें कौन सा कारक हो गया, के लिए बीच में आने की वजह से संप्रदान के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। मतलब कारक चिन्हों के आधार पर या कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभक्त कर दिया गया है। अगला है अपादान तत्पुरुष, देश से निकाला, देश से निकाला, यहाँ पर जो से आ रहा है वो अलग होने के अर्थ में आ रहा है। देश से निकाला मतलब देश से अलग हो गया, देश से निकाला, तो यहाँ अलग होने के अर्थ में अपादान कारक है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है गंगा जल, गंगा का जल, तो संबंध किससे है, जल का, गंगा से संबंध है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष, नगर वास मतलब नगर में वास करने वाला, अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में पर, अधिकरण सप्तमी विभक्ति में पर चिन्ह होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास में नगर में वास में आ रहा है बीच में, तो हम कैसे पहचानेंगे इसको कि तत्पुरुष का कौन सा भेद है, हम कारक चिन्ह के आधार पर ये पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष का कौन सा भेद है। नन तत्पुरुष समास, अब एक अलग तत्पुरुष समास है जो आपने पहले नहीं सुना होगा, नन तत्पुरुष समास। जैसे कई शब्द होते हैं जिसके आगे अ आकर के उसका उल्टा अर्थ हो जाता है, जैसे सभ्य, सभ्य शब्द में आगे जोड़ा गया अ, तो अ का अर्थ हो गया यहाँ पर, अ का अर्थ है यहाँ पर न, मतलब ऐसे शब्द जिनमें अ का अर्थ, जो आगे अ आ रहा है और अ का अर्थ क्या है, न है, तो उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सभ्य से बना असभ्य, जबकि असभ्य क्या मतलब होता है, जो सभ्य नहीं है, तो ये यहाँ पर नन तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला है कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, इसमें भी तत्पुरुष के जैसे उत्तर पद ही प्रधान होता है, उत्तर मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है, और पूर्व पद व उत्तर पद, पहले वाला पद और बाद वाला जो पद है, दोनों का जो संबंध होता है वो विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब चंद्र के जैसा मुख, चंद्रमुख चंद्र के जैसा मुख। अब इसमें प्रधान कौन है, मुख प्रधान है, क्योंकि हम सूर्यमुखी भी कह सकते हैं, सूर्यमुख भी कह सकते हैं, कमल मुख भी कह सकते हैं, तो मुख प्रधान है कि मुख कैसा है, सूर्य के समान चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है। दूसरा, इनमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अब मुख की विशेषता क्या बताई, मुख की विशेषता बताई चंद्रमुख चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा क्या है, विशेषण है, या यूं कह ले कि चंद्रमा क्या है, उपमान है, और उपमेय कौन है, उपमेय है मुख, विशेष्य कौन है, विशेष्य है मुख। इस शब्द में विशेष्य मुख है और उपमेय, विशेष्य क्या है, मुख है, और उपमेय क्या है, उपमेय भी मुख है, और चंद्र क्या है, ये इसका उपमान है, मतलब जो उपमा हमने दी या जो विशेषण हमने उसके लिए बताया उसे उपमान कहते हैं। दूसरा है नील कमल, देह लता, देह रूपी लता, मतलब देह रूपी लता मतलब जो देह है वो लता के समान है। नील कमल, नीला कमल, सज्जन, सतजन, सत मतलब अच्छा,
दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो बड़े की क्या विशेषता बताई? दही में डूबा हुआ बड़ा। उत्तर पद प्रधान है क्योंकि बड़ा, अब ये दही में डूबा हुआ है, हम रिप्लेस कर सकते हैं पानी में डूबा हुआ। तो प्रधान क्या है? हम बड़े को रिप्लेस भी कर सकते हैं, हम आगे वाले पद को रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब उत्तर पद प्रधान है। उसके बाद है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, जिस समास का जो पहला वाला पद है, आगे वाला पद है, वो संख्यावाची है, मतलब काउंटिंग वर्ड हो या नंबर वर्ड हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक, इसमें नव जो है, ये नव क्या है? नव काउंटिंग वर्ड है या मतलब संख्यावाची शब्द है। नवग्रह, नव में नव मतलब 9, तो 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का क्या है ये? 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। समाहार मतलब भी होता है ग्रुप या समूह ही होता है। त्रिलोक, इसमें त्रि आया, इसमें नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, और अठन्नी, 8 आनों का समूह। तो जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसमें द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व कहते हैं कि द्वंद्व युद्ध, कभी आपने नाम सुना होगा द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व मतलब होता है युद्ध, द्वंद्व का मतलब होता है दो लोगों में जो भिड़ंत हो जाती है, उसको भी द्वंद्व कहते हैं। अब जो द्वंद्व होता है, मेनली ज्यादातर जो द्वंद्व होता है वो समान लोगों में, सामर्थ्यवान हो या समान जो लोग होते हैं उन्हीं में ही होता है। युद्ध जो होता है ज्यादातर समान लोगों में होता है। तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, द्वंद्व का मतलब है युद्ध, और युद्ध कौन लोग लड़ते हैं? जो समान होते हैं तभी युद्ध लड़ते हैं। कभी भी एक बहुत ज्यादा बलशाली कमजोर से भिड़ता नहीं है युद्ध में या कंपटीशन में, फाइट में नहीं भिड़ता है मोस्टली। तो देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए क्या कहा? द्वंद्व है तो दोनों पद प्रधान है, मतलब दोनों पद मेन है, क्योंकि युद्ध हो रहा है, दोनों पद मेन है। तथा विग्रह करने पर और या अथवा और या लगता है, या तो और लगता है या अथवा लगता है या फिर या लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, पाप और पुण्य। पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है। ऐसे ही सीता राम, सीता भी प्रधान है, राम शब्द भी प्रधान है। खरा खोटा, खरा भी प्रधान है और खोटा भी प्रधान है। राधा और कृष्ण, राधा भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है। तो ऐसे शब्दों को ज्यादातर बीच में जो द्वंद्व समास होता है, पहली बात दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व, तो द्वंद्व शब्द से आपको याद रहेगा, द्वंद्व और द्विगु में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, क्योंकि दोनों जो है सिमिलर हैं देखने में, द्विगु और द्वंद्व। तो द्वंद्व ये इस तरह से आप याद कर सकते हो कि द्वंद्व दो में युद्ध होता है और दोनों ही शक्तिशाली होते हैं, तो उनमें युद्ध हो रहा है, तो उसमें दोनों ही समान है। अब इसको बीच में जोड़ा किससे जाता है? योजक चिन्ह के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद के अतिरिक्त कोई अलग अर्थ निकलता हो, मतलब जिसमें दोनों पद ही प्रधान हो लेकिन जो अर्थ निकलता हो वो समस्त पद का जो निकल करके कोई तीसरे ही पद का अर्थ, नया अर्थ निकलता हो। जैसे दशानन। अब दशानन में हम ये देख सकते हैं इसमें दश आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये तो द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु में पहला पद तो क्या रहता है? संख्यावाची रहता है। पर ये ऐसा नहीं है। दशानन मतलब 10 मुख है जिसके, तो 10 मुंह है जिसके, तो हर एक के 10 मुंह नहीं है, तो ये क्या अर्थ निकला? रावण। दशानन किसको कहते हैं? रावण। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ऐसा नहीं है कि हर एक का नीला कंठ होता है। हम अर्थ करें शाब्दिक तो नीला है कंठ जिसका, लेकिन एक अलग अर्थ निकल के आया, वो है नीलकंठ, जिसको कि शिव जी को कहते हैं नीलकंठ। ऐसा ही पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके। अब पीतांबर किसके लिए? विष्णु जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद मिलकर के, दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद मिलकर के एक नया अर्थ निकलता हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो अभी हमने देखा कि जो समास है वो किस तरह संधि से भिन्न है और समास को विग्रह कैसे किया जाता है और उसके नाम की पहचान कैसे की जाती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे संधि। धन्यवाद।